मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था हमारी सामंती व्यवस्था थी, जिसमें एक बड़ा भाई राजा बनता, अन्य भाइयों को भूमि दी जाती, जिस भूमि को जागीर या ठिकाना कहा जाता था। जिस भाई को जागीर मिलती थी उसको सामंत कहा जाता था। जो सामंत हुआ करता था उसको जीवन निर्वाह तथा प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए भूमि दी जाती थी। हमारी सामंती व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी, जिसमें सहगोत्रीय रक्त संबंधियों को ये भूमि वगैरह बांटी जाती थी। जेम्स टोड कहता है कि यूरोप में राजा और सामंत के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध हुआ करता था, वहीं हमारे ऐसा नहीं था। हमारे जो राजा था वो समकक्षों में प्रथम हुआ करता था, और राजा तथा सामंत के जो संबंध थे वो सम्मान और कर्तव्य पर आधारित हुआ करते थे। हमने ये भी पढ़ा कि मुगलों की मनसबदारी आने के बाद हालांकि हमारी जो सामंती व्यवस्था थी उसमें हायरार्की आ गई थी, पद सोपान आ गए थे, लेकिन फिर भी उसका मूल ढांचा हमेशा टेंट के समान बना रहा, जिसका कि जो बीच का स्तंभ है वह तो राजा होता था और अन्य जो स्तंभ हुआ करते थे वो सामंत होते। किसी एक स्तंभ के हिलने से व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आया करते थे। हमने आगे पढ़ा कि सम्मान और कर्तव्य पर आधारित थे, तो राजा सामंतों को सम्मान दिया करता था। जैसे सामंत के आने पर राजा खड़ा होता था, और कई बार आने तथा जाने दोनों पर खड़ा होता, तो आने पर खड़ा होता तो एकेवड़ी ताजीम, आने जाने दोनों पर खड़ा होता तो दौड़ी ताजीम हुआ करती थी। राजा सामंत के कंधे थपथपाया करता था, वहां पसाओ बोलते, कंधे थपथपा के अपने हाथ को पास में लगा लेता तो उसको हाथ कुरब बोला करते थे। सामंत राजा को जो भू राजस्व जमा करवाता था उसको रेख, सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला भू राजस्व रेख था। जितना पट्टे के में लिखा होता था वह एस्टिमेटेड होता था, वो तो पट्टा रेख कहलाता था। जितना वास्तव में जमा करवाया जाता था उसको भर्तू रेख कहते थे। राजा जो था, सामंत जो था, वो राजा को युद्ध और शांति के समय अपनी सहायता पहुंचाया करता, सेवाएं दिया करता था। युद्ध के समय सेना लेके जाता और शांति के टाइम में वर्ष में एक बार जाके राजधानी में उपस्थित होता। राजा अलग अलग प्रकार के उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया करता था। इसके बदले में उसको किसी प्रकार के पैसे नहीं मिलते थे, एकमात्र अपवाद जैसलमेर था। सामंत की गद्दी पर बैठते समय राजा को जो टैक्स दिया जाता वो उत्तराधिकार शुल्क था। ये जागीर का नवीनीकरण शुल्क हुआ करता था। मेवाड़ में इसको कैद, खालसा, तलवार, बंधाई और नजराना कहते। मारवाड़ के अंदर इसको हुक्मनामा और पेशकशी कहा करते थे। जैसलमेर में ये भी नहीं लगता था। युवराज की प्रथम शादी के टाइम जो टैक्स देना पड़ता वो नजराना था। राजकुमारियों की शादी के टाइम जो टैक्स था वो न्योत कर था। युद्ध के टाइम में जो कर लिया जाता वो गनीम बराड हुआ करता था। जागीरें चार प्रकार की होती। राजा यदि अपने निकट संबंध, सगे संबंधियों को बांटता, भाई बंधुओं को बांटता, सामंत जागीर वंशानुगत होती थी। यदि वो कर्मचारियों को देता अपने, तो उसको अपने मुत्सदी जागीर, मुत्सदियों को देता तो हुकूमत जागीर कहते थे, अवंशानुगत होती थी। शहीदों को जो जागीर दी जाती वो भौम जागीर थी, दोनों प्रकार की हो सकती थी। मंदिर, मस्जिद, दरगाह ब्राह्मणों को दी जाती वो शासन जागीर होती थी। कर मुक्त भूमि होती इसलिए उसको माफी जागीर कहा करते थे। सामंत, मेवाड़ में तीन प्रकार के सामंत थे। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे, जिनमें सोलंबर प्रमुख था। सोलंबर के राजा को राजतिलक का अधिकार था, सेना का सेनापति होता था, राणा के साथ साथ सभी गैजेट्स पर साइन किया करता था, राणा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालता था। सेकंड में 32 सामंत हुआ करते थे। थर्ड में 100 से अधिक सामंत थे, जिनको गोल के सामंत कहा जाता था। मारवाड़ में प्रथम श्रेणी में राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत थे, जिनको राज भी कहते, रेख चाकरी हुक्मनामा से बरी रहा करते थे। द्वितीय श्रेणी में जो सामंत हुआ करते थे, सेकंड में जो सामंत हुआ करते थे उनको सिरदार कहा करते थे। जो 3 पीढ़ी के अलावा अन्य सामंत थे जिनमें राजा के शादी ब्याह हुआ करते थे वो गिनायत सामंत हुआ करते थे, और प्रशासनिक कर्मचारियों वाले मुत्सदी हुआ करते थे। बीकानेर में बीका के वंशज प्रथम में थे। बीका के अलावा अन्य जो राठौड़ थे वो द्वितीय में थे, और बीका के आने से पहले वहां जो जातियां निवास करती थी उनमें से जब सामंत बनाए गए तो उनको तृतीय के अंदर कर दिया गया। आमेर के राजा पृथ्वीराज ने अपने 12 भाइयों में 12 कोटड़ी विभाजन कर दिया था। और जैसलमेर में राजा हरराज ने अपने डावी मिसल और जीवनी मिसल बनाई थी। और आपके कोटा के अंदर 30 प्रमुख सामंत थे, जिनमें हाड़ा चौहान अधिक थे। जो राजा के साथ मुगल दरबार में रहते वो तो आपके हजूर थी होते, और जो देश के अंदर रहते वो देश थी सामंत हुआ करते थे। भूमिय सामंत, जो शहीदों को यदि भूमि मिलती तो वो जो सामंत बनते भूमिय सामंत थे, जिनसे राजा कोई ना कोई छोटे मोटे काम करवाया करता था। ग्रासिया सामंत, जिनको सैनिक सेवा के बदले में वो भूमि दी जाती थी, और इनकी सैनिक सेवा में किसी भी प्रकार की कमी आने पर इनसे भूमि छीन ली जाती थी। राजा सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। सभी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक शक्तियां उसमें निहित होती, पर वो निरंकुश नहीं था। उस पर धर्मशास्त्रों का, नीति का दबाव रहता था। वो पुरोहितों के, सामंतों के, युवराज के सहयोग से शासन किया करता था। राजा यदि अल्पवयस्क है तो जो राजमाता थी वो शासन संभाला करती थी। राजा को प्रशासनिक और सैनिक सलाह देने का काम प्रधान जी किया करते थे, जो कि आपके कोटा और बूंदी में दीवान या फौजदार कहा जाता था। उनको बीकानेर के अंदर और भरतपुर में मुख्तियार कहते थे, जयपुर में मुसाहिब कहते, और मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर में उनको प्रधान जी कहा जाता था। दीवान जी वो हुआ करते थे जो राजस्व संबंधी सलाह दिया करते थे। परगनों में हाकिम की नियुक्ति किया करते थे, और राजा यदि देश से बाहर है तो वो जो है आपके वो
देश दीवान कहलाते थे, राजधानी को संभाला करते थे, महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। जो राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखते थे, राजकीय सामान का क्रय विक्रय किया करते थे, राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए खानसामा या मीरसामा हुआ करता था। इस पद पर बेहद ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती, जिसका अगला प्रमोशन दीवान के रूप में होता था। सेना के भर्ती, अनुशासन, प्रशिक्षण के बारे में जो पता लगाते थे वो बख्शी हुआ करते थे। इनको घोड़ों की चिकित्सा की जानकारी होना आवश्यक हुआ करता था। इनकी सहायता के लिए नायब बख्शी होता था, जो सेना तथा किलों पर होने वाले खर्चों का ध्यान रखता था और रेख का हिसाब किताब भी रखता था। मुगलों के कोतवाल के समान नगर प्रशासन संभालने वाला अधिकारी सिकदार हुआ करता था, जो गैर सैनिक अधिकारियों के या कर्मचारियों के खर्चों की भी ध्यान रखता था। मीर मुंशी हुआ करता था। राजा यदि राजा को लेटर लिखे तो उन लेटरों को खरीदा कहते, राजा यदि सामंतों को लेटर लिखे तो उनको रुका कहा जाता था। ठिकाने का एक प्रतिनिधि राजधानी के अंदर रहता था, जिसे वकील कहते थे। जो किलों की रक्षा करते वो किलेदार हुआ